नमस्ते बालक और बालिकाएं। पहले हमने फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन किया, फिर सेकंड, ऐसे ही हम थर्ड चैप्टर का रिवीजन करेंगे सिंचाई। तो आओ स्टार्ट करते हैं। सिंचाई। सिंचाई की परिभाषा: पौधे की उचित वृद्धि व विकास के लिए भूमि में उचित मात्रा में नमी बनाए रखने के लिए फसल को कृत्रिम या प्राकृतिक तरीके से जल देना क्या कहलाता है? सिंचाई। मतलब कि पौधे की उचित वृद्धि व विकास के लिए, उसकी वृद्धि हो सके, भूमि में उचित नमी बनी रहे, है ना, और रखने के लिए फसलों को कृत्रिम या प्राकृतिक तरीके से जल देना क्या कहलाता है? सिंचाई। सिंचाई के उद्देश्य क्या होते हैं? पौधे की वृद्धि के लिए, अल्पावधि सूखे से बचाने के लिए, मृदा व वायुमंडल में उचित नमी बनाए रखने के लिए, मृदा में लवणों को उदासीन करने के लिए, भू परिष्करण में यंत्रों को सफलतापूर्वक प्रयोग करने के लिए, लाभदायक जीवाणु की क्रियाशीलता के लिए, पाले से बचाने के लिए। ये सभी सिंचाई के उद्देश्य होते हैं। अब है फसलों में सिंचाई कब करनी चाहिए? पौधे के आधार पर पौधे में जल की कमी से उत्पन्न लक्षण व उचित क्रांतिक अवस्थाओं को देकर सिंचाई कर सकते हैं। मतलब पौधे में जल की कमी व उचित क्रांतिक अवस्थाओं को देकर पौधे की सिंचाई कर सकते हैं। अब पौधे के आधार पर कैसे कर सकते हैं? पौधे की बाह्य स्थिति को देखकर प्रातःकाल या दोपहर के समय पौधों का अवलोकन करना चाहिए। प्रातःकाल या दोपहर के समय क्या करना चाहिए? पौधों को देखना चाहिए वो स्वस्थ है या नहीं है। यदि 2 या 3 दिन तथा पत्तियां मुरझाई दिखे तो सिंचाई करें। 2 या 3 दिन पत्तियां मुरझाई दिखे तो सिंचाई कर देना चाहिए अवलोकन करने के समय। फिर दूसरा है, पौधे की पत्तियों में जल मात्रा या जल विभव मापकर पौधे की पत्तियों की स्थिति व उसमें वर्तमान जल विभव की मात्रा को मापकर सिंचाई करनी चाहिए। पत्तियों का तापमान मापकर, जब मृदा व पौधे में पानी की कमी होती है तो पत्तियों के रंध्र आंशिक या पूरी तरीके से बंद हो जाते हैं, जिससे वाष्पोत्सर्जन कम हो जाता है तथा पत्तियों का तापमान बढ़ जाता है। मतलब कि नमी की कमी, पानी की कमी हो जाती है तो रंध्र क्या होता है? आंशिक रूप से बंद हो जाते हैं, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम हो जाती है, पत्तियों का तापमान बढ़ जाता है, तब सिंचाई करनी चाहिए। पत्तियों के सतह का तापमान मापने के लिए कौन सा मीटर लेते हैं? इंफ्रारेड थर्मामीटर। फसल की क्रांतिक अवस्थाओं के आधार पर, फसलों की क्रांतिक अवस्थाओं के आधार पर कैसे सिंचाई करते हैं ये देखते हैं। फसलों की कुछ अवस्थाएं जिन पर पानी की कमी होने पर पानी नहीं दिया जाए तो फसल को बहुत नुकसान व उपज भी कम होती है। फसलों की कुछ अवस्था जिन पर उनको पानी की कमी होने पर पानी नहीं दिया जाए तो फसलों को बहुत नुकसान व उपज भी कम हो जाती है। फसलों की क्रांतिक अवस्था को देखकर सिंचाई करें। फसलों की क्रांतिक अवस्था को देखकर सिंचाई करनी चाहिए। मृदा में नमी के आधार पर सिंचाई कैसे करते हैं? मृदा में उपलब्ध जल ऊपरी सीमा, क्षेत्र क्षमता तथा निचली सीमा स्थायी मनन बिंदु कहलाती है। इन दोनों के मध्य मृदा जल की मात्रा पौधे को उपलब्ध होती है, इसे प्राप्य जल कहते हैं। इन दोनों के मध्य की जो जल की मात्रा थी उसको क्या कहते हैं? इन दोनों बिंदुओं के मध्य की मात्रा होती है उसको कहते हैं प्राप्य जल। वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन के कारण धीरे धीरे मृदा में नमी की कमी होने लगती है और स्थानीय मलानी बिंदु की अवस्था आने लगती है। इस अवस्था पर पूर्ण सिंचाई करनी चाहिए। विभिन्न फसलों की क्रांतिक अवस्था व जल मांग। विभिन्न फसलों की क्रांतिक अवस्था व जल मांग कैसी होती है ये देखेंगे। फसल, फिर गेहूं की फसल में कुल जल मांग कितनी चाहिए? 45 से 65। सिंचाई की संख्या कितनी होनी चाहिए? 6 से 5 से 6 बार प्रति सिंचाई। जल की मात्रा 6 से 8 सेंटीमीटर। क्रांतिक अवस्था क्या होती है? सिंचाई की शीर्ष जड़ जमते समय, कल्ले निकलते समय, गांठ अवस्था, बाली का निर्माण, दूध की दूधिया अवस्था, दाने की पकने की अवस्था में, ये इसकी क्रांतिक अवस्था होती है। ऐसे आ सकता है गेहूं की क्रांतिक अवस्था बताइए। धान 90 से 250। ठीक है। सिंचाई की संख्या 4 से 5 बार प्रति सिंचाई। जल की मात्रा 6 से 8 सेंटीमीटर। क्रांतिक अवस्था कल्ले निकलते समय, फूल आने से पहले और फूल आते समय। मक्का 50 से 80। जब mm में लिखेंगे ना तो 1 0 और लगा देंगे, ठीक है, तो इतनी कोई दिक्कत नहीं है। सिंचाई की संख्या 4 से 5 बार प्रति सिंचाई। जल की मात्रा 6 से 8। और इसकी क्रांतिक अवस्था क्या होगी? मक्का की नर मंजरी बनते समय, भुट्टे बनते समय। जो 25 से 30। सिंचाई 3 से 4 प्रति सिंचाई। 7 से 8 बुआई के 30 दिन बाद दाने भरते समय। चना 20 से 25। कुल जल मांग वह है सिंचाई की संख्या 1 से 2 प्रति सिंचाई। जल की मात्रा 6 से 8। फूल आने से पहले, फलियां बनते समय। चना हो गया। अभी देखेंगे
सरसों में 20 से 25, 1 से 2 बार और 6 से 9 बार। फिर है क्रांतिक अवस्था सरसों क्या होती है, फूल आने से पहले, फलियां बनते समय। अलसी में कुल जल मांग 25 से 30, 2 से 3 और ये कितनी 6 से 8। अलसी में क्रांतिक अवस्था फूल आने से पहले, फलियां बनते समय। आलू में कुल जल मांग 50 से 70 और 2 से 3 बार और 5 से 6 बार। क्रांतिक अवस्था अंकुरण के समय, कंद बनते समय। गन्ना 150 से 250, 2 से 3 बार, 6 से 8 अंकुरण के समय, कल्ले निकलते समय, बढ़वार के समय। कपास 70 से 130, 4 से 5, 6 से 8 डोडे वाली शाखा बनते समय, फूल आते समय, डोडे बनते समय। तंबाकू 40 से 60, 2 से 3, 6 से 8 पत्तियों की चुटाई करते समय। इसकी क्रांतिक अवस्था होती है। मूंगफली 50 से 70, 2 से 3, 4 से 5 सुइयाँ। मूंगफली क्रांतिक अवस्था क्या होती है, सुइयाँ बनते समय, फूल बनते समय, प्रौढ़ बनते समय। सोयाबीन 45 से 70, 1 से 2, 6 से 8 पुष्पन के पूर्व और फलियां बनते समय। अगली है बाजरे की कुल जलवायु 25 से 30, इसमें ये कुछ नहीं होता, फूल आते समय। ज्वार की कुल जलवायु 45 से 65, 2 से 3, 5 से 6 फूल आते समय। मटर में 35 से 50, 1 से 2, 6 से 8 फूल आते समय। अब जब हम mm में लिखेंगे, बुक में mm में दे रखा है तो 1 0 और लगा देंगे, ठीक है। फिर अगला देखते हैं। फसलों में जल मांग। फसल जल मांग वह मात्रा होती है जो निश्चित परिस्थिति में निश्चित अवधि तक फसल की सामान्य वृद्धि व उत्पादन के लिए आवश्यक है। वाष्पोत्सर्जन व वाष्पीकरण पर सिंचाई की जल की हानि विशेष प्रक्रिया में प्रयुक्त जल। WR बराबर ET, T, I और S, ये इसका फॉर्मूला हो गया। जल मांग को प्रभावित करने वाले कारक, फसल प्रकृति, मृदा, जलवायु, फसल प्रबंधन, सिंचाई की विधियाँ, ये जल मांग को प्रभावित करने वाले कारक हैं। फसलों की पत्तियों का सतह का तापमान इंफ्रारेड थर्मामीटर से आगे बढ़ा था अपन ने। प्रतिदिन के हिसाब से सर्वाधिक जल मांग वाली फसल है धान। जीवन चक्र के आधार पर सर्वाधिक जल मांग वाली फसल है गन्ना। अब है सिंचाई की विधियाँ, ये आपके 12th में है नहीं। सिंचाई की विधियाँ, चौकेबार दोण सिंचाई विधि, पहली विधि है चौकेबार दोण सिंचाई विधि। खेत में यह विधि बहुत अधिक प्रचलित है। इस विधि में खेत को समतल कर उसे वर्गाकार अथवा आयताकार क्यारी में विभाजित कर लिया जाता है। इन क्यारी को चौकेबार कहते हैं। खेत को समतल कर क्या करते हैं, वर्गाकार या आयताकार क्यारियों में विभाजित कर लेते हैं। ढलान के अनुसार जल प्रवाह हेतु नालियाँ बनाकर छोड़ दी जाती है। ढलान के अनुसार जल प्रवाह हेतु क्या करते हैं, नालियाँ बना के छोड़ देते हैं। इस विधि के लाभ क्या होते हैं, अधिक जल उपयोग दक्षता प्राप्त की जा सकती है। अपवाह व अंतःस्रावण जैसी समस्या में कमी आती है। खेत में जल वितरण समान होता है। यह सरल विधि है। अब इसकी सीमा या हानियाँ, इसकी हानियाँ क्या हैं। खेत में जल प्रवाह हेतु बनाई गई नालियों से अधिक से खेत का बड़ा भूभाग बोए के काम नहीं आता है। जो खेत में जो नालियाँ बना लेते हैं ना जल प्रवाह हेतु, उससे क्या होता है, खेत का बड़ा भूभाग बोए के काम नहीं आता, वो सब नालियों में चल जाता है। इन नालियों के द्वारा कृषि की क्रियाओं भी नहीं की जा सकती, मतलब कृषि क्रियाओं में भी दुविधा आती है। खेत की तैयारी में अधिक मजदूरों की आवश्यकता होती है। नालियाँ बनाएंगे तो अधिक मजदूरों की आवश्यकता होगी। अब दूसरी है बॉर्डर पट्टी सिंचाई विधि। इस विधि में खेत के ढलान की दिशा में लंबी लंबी समांतर पट्टियाँ रूप में बना दी जाती है। खेत के ढलान की दिशा में क्या करते हैं, लंबी लंबी समांतर पट्टियाँ बना देते हैं। प्रत्येक पट्टी में ऊपर की ओर से पानी छोड़ा जाता है। प्रत्येक पट्टियों की लंबाई व चौड़ाई जल बहाव ढलान प्रतिशत भूमि की बनावट के अनुसार होती है। यह विधि पास पास बोई जाने वाली फसलों के लिए उपयुक्त नहीं है, जैसे गेहूँ आदि के लिए ये उपयुक्त नहीं है। मतलब पास पास बोए जाने वाली जो फसलें होती हैं उनके लिए उपयुक्त नहीं है। इस विधि के लाभ, आसान विधि है। अधिक जल मात्रा में प्रवाह को आसानी से प्रयोग में लाया जा सकता है। निराई गुड़ाई व मशीनों में प्रयोग सुगमता रहती है। मेड़ व नालियाँ बनाने में कम खर्च होता है। जल निकास की व्यवस्था आसान होती है। ठीक है। सीमा व हानियाँ, उबड़ खाबड़ भूमि यह विधि उपयुक्त नहीं है। उबड़ खाबड़ भूमि क्या है, यह विधि उपयुक्त नहीं है। समांतर पट्टियाँ नहीं बनाई, जैसे कि धान जैसी फसलों में विधि उपयुक्त नहीं है। पास नहीं बोल सकते ना। यदि जल मात्रा कम हो तो यह विधि सिंचाई के लिए उपयुक्त नहीं है। धान में इसलिए सिंचाई के लिए उपयुक्त नहीं है, अधिक जल मात्रा।
कुंड सिंचाई विधि, यह विधि पंक्तियों में बोई जाने वाली फसल जैसे मक्का, ज्वार, तंबाकू, आलू, गन्ना, कपास के लिए उपयोगी है। अधिक ढलान वाले क्षेत्रों में ढलान की आड़ी दिशा में समूचे रेखा बनाए जाते हैं। अधिक ढलान वाले क्षेत्रों में क्या होता है, ढलान की आड़ी दिशा में समूचे रेखा पर बनाई जाती है। इस विधि के लाभ क्या होते हैं? वाष्पन के द्वारा जलहास व पपड़ी बनने जैसी समस्या नहीं होती है। वाष्पन के द्वारा जलहास व पपड़ी जैसे बनने की समस्या नहीं होती है। कम मजदूरों की आवश्यकता होती है। इसमें पानी की 25 से 30% बचत होती है। चौकेबार विधि की अपेक्षा खेत का अधिकांश भाग मेड़ व नालियों में कम काम आता है। चौकेबार में नालियों में चल जाता है, आधा हिस्सा तो बुआई का है ना, उसमें बुआई के लिए कम बचता है। और इसमें क्या होता है, कम उससे चौकेबार में नाली में चल जाता है, तो इसमें ऐसे कोई भी भूमि फालतू नहीं बचती है। सीमा व हानियाँ इस विधि, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मृदा अपरदन की समस्या होती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जो ढलान की दिशा में पड़ेंगे तो मृदा अपरदन की समस्या होगी, मिट्टी कटाव की। खेत में लवण एक जगह एकत्रित होने पर पौधे पे विपरीत प्रभाव डालते हैं। पानी की दक्षता नियंत्रण हेतु कुशल मजदूरों की आवश्यकता होती है। अब पृष्ठीय अधोभूमि सिंचाई विधि, इस विधि में धरातल के नीचे निश्चित गहराई पर कृत्रिम जल स्तर बनाए रखकर फसलों को जल आपूर्ति की जाती है। इसमें निश्चित धरातल के नीचे गहराई पर कृत्रिम जल स्तर बनाए रखकर क्या करते हैं, फसलों को जल आपूर्ति की जाती है। जल खुली नालियों या रंध्र युक्त पाइपों द्वारा की जाती है। जल खुली नालियों या रंध्र पाइपों द्वारा की जाती है इसमें सिंचाई। पहली है इसी में अधोभूमि सिंचाई विधि में बौछार सिंचाई विधि। इस विधि को फुहारा विधि भी कहते हैं। यह विधि इजराइल से 1964 में लाई गई थी। यह विधि उबड़ खाबड़ भूमियों में उपयुक्त है। यह विधि धान व जूट के अलावा सभी फसलों में उपयोगी है। अब ऐसे भी पूछ सकते हैं उबड़ खाबड़ भूमि में कौन सी विधि उपयुक्त है, तो बौछार सिंचाई विधि। यह विधि धान जूट के अलावा सभी फसलों में उपयोगी है। इस विधि में अब इसके लाभ, इस विधि में पानी बारिश की बूंदों की तरह फुहारों के रूप में फसलों के ऊपर गिरता है। यह विधि हल्की बलुई मृदा में अधिक उपयोगी है। इस विधि से फसलों को पलवार से भी बचाया जा सकता है। इसमें सिंचाई के साथ उर्वरक भी दिया जा सकता है। सीमा व हानियाँ, यह विधि अधिक जलमांग वाली फसल के लिए उपयुक्त नहीं है। यह विधि क्या होती है, अधिक जलमांग वाली फसलों के लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है। छोटे खेत में लागत अधिक होती है। अधिक वायु की गति होने पर जल असमान वितरण होता है। मतलब कि वायु की गति होगी तो फुहारे, जैसे वायु तेज हवा होगी तो वायु की गति कहीं और हो जाएगी, वो फुहारे की गति। लवणीय जल हेतु यह विधि उपयुक्त नहीं है। पर्याप्त तकनीका का ज्ञान आवश्यक है। अब इसमें फुहारा विधि भी बोल सकते हैं इस विधि को। और इसमें क्या, फुहारा विधि के महत्वपूर्ण बिंदु, पानी की बचत कितनी होती है, 25 से 50 डिस्चार्ज रेट 1000 लीटर प्रति घंटा। पानी का दबाव 2.5 से 4.5 kg। पानी की उपयोग दक्षता 60। कम मजदूर बचत कितनी होती है, 40 से 60। फुहारे की आपसी दूरी 12 m। बूंद बूंद सिंचाई विधि, यह विधि भारत में इजराइल से लाई गई। यह विधि वहाँ अपनाई जाती है जहाँ पानी की कम या बहुत कम मात्रा हो। जहाँ पानी की कम या बहुत कम मात्रा हो, यह विधि वहाँ अपनाई जाती है। विधि उद्यान, बागीचों, फल वृक्षों के लिए उपयोगी है। यह विधि जल पौधे की जड़ों में, इस विधि में क्या होता है, पौधे की जल क्या होता है, जड़ों के पास बूंद बूंद कर कर पहुँचता है। लाभ होते हैं इसके, देखते हैं। पौधे की जड़ों में पर्याप्त नमी होने से उपज अच्छी प्राप्त होती है। पौधे की जड़ों में पर्याप्त नमी होने से क्या होती है, उपज अच्छी प्राप्त होती है। इस विधि में खरपतवार जैसी समस्या नहीं होती है। इस विधि में सिंचाई के साथ उर्वरक भी दिया जा सकता है। बार बार सिंचाई करने से लवणों का निक्षालन हो जाता है। जल उपयोग दक्षता अधिक होती है। सीमा व हानियाँ, प्रारंभिक खर्च अधिक होता है। कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है इस विधि में। पाइपों का छिद्र छोटा होने से मिट्टी के कण से उर्वरक के घोल में जीवाश्म के रेशे छिद्र वे बंद हो जाते हैं। क्या होता है, जैसे पाइप होते हैं बूंद बूंद सिंचाई विधि में, तो उसमें क्या होता है, जैसे उर्वरक देंगे तो उसमें उर्वरक या जीवाश्म पदार्थ के रेशे वेशे कुछ फंस जाएंगे, जिससे पाइप का वो बंद हो जाएगा, जिससे पानी नहीं आ पाएगा फसलों में। वार्षिक फसलों में बार बार लगाना व हटाना पड़ता है। अब ये बूंद बूंद सिंचाई के महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पानी की बचत 50 से 70, डिस्चार्ज रेट 1 से 4 लीटर प्रति घंटा। पानी का दबाव 1.5 से 2.5 kg। थैंक यू।